हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने देखा कि कैसे हम किसी एक चार्ज, दो चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम निकालते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने डायपोल के लिए देखा, फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड में देखा कि यदि एक्सटर्नल फील्ड में हम किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बोलूं तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस, जो हमारा थर्ड मेजर पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो यहां पे हम शुरुआत करेंगे कंडक्टर्स के बारे में जान के, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान के, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में समझ के, फिर हम आएंगे अपने कैपेसिटर्स में और कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा आधा पार्ट और कैपेसिटेंस ये वाला पार्ट कौन सा है, हमारा 10th पार्ट रहेगा इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यहां पे हम क्या करेंगे, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटर भी क्या बने रहता है, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर से बने रहता है। और डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि वो इंसुलेटर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर तो चार्ज फ्लो नहीं कराते मगर अपने सरफेस में चार्ज कंसिस्ट करते हैं, उनके अंदर से नहीं फ्लो हो सकता। we will go through the concepts of capacitors and their combination। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या होता है और उसके कॉम्बिनेशन से भी क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो पहले बेसिक चीजों से शुरू करते हैं, बेसिक चीजें पूरे पढ़ते हुए चलते हैं तो एक बार में ये चीज खत्म हो जाएगी और आपको कहीं भी टफ नहीं लगेगा यदि आप बेसिक से अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में देखते हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली। कंडक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस आसानी से फ्लो हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें या हम हीट बोले, हीट भी आसानी से क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे हम अपने घर में चाय या टी बनाते हैं तो हम जो अपना बर्तन यूज करते हैं वो बर्तन कैसा रहता है, आग के ऊपर रखे रहता है, गैस के ऊपर रखे रहता है। तो गैस की जो हीट एनर्जी रहती है वो उसके क्या होती है, पूरे मेटल सरफेस में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है और हमारे लिक्विड को क्या करती है, बॉईल कर देती है। वही आप उसके हैंडल को पकड़ेंगे तो आपको गर्म नहीं लगता, क्योंकि उसका हैंडल जो रहता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बने रहता है। ऑब्वियस ही बात है, यदि वो पूरा पतीला, मतलब वो जो पूरा बर्तन है वो गर्म हो रहा है तो उसका हैंडल भी गर्म होगा, वो पूरा कंडक्ट करेगा हीट को। ऐसी हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्शन का देखेंगे। तो हाथ में जब हम उसको पकड़ेंगे तो भी क्या होगा, वो गर्म लगेगा। तो जो उसका हैंडल वाला पोर्शन रहता है वो एक प्रकार का इंसुलेटर रहता है, एक प्रकार का क्या रहता है, वो डाइलेक्ट्रिक्स रहता है। तो इसी चीज के बारे में हम देखेंगे। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। एक तरफ में चार्ज दिया तो अगले तरफ भी चार्ज आ जाएगा उसमें, तभी हमें क्या लगता है, मेटल से क्या लगता है, हमें शॉक लगता है, करंट लगता है, वही कंडक्टर्स के कारण। मोस्ट ऑफ दी मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स आर कंडक्टर्स। बहुत सारे मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसके कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं। कंडक्शन का एक और मीनिंग ये होता है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू कुछ चीज ट्रांसफर करना। ओके, सिल्वर इज दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सिल्वर की बात करें हम, चांदी की, तो वो क्या रहता है, एकदम बेस्ट कंडक्टर रहता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, जितना उसके एक पॉइंट पे हम छुआए तुरंत वो ट्रांसमिट कर देगा अगले पॉइंट पे अपने। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस द कंडक्टर्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पूरा अभी, क्योंकि हमारा पहला दो चैप्टर क्या है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। अभी हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो जो कंडक्टर्स की जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वही सब चीजों को हम क्या देखेंगे, एक बार फिर से दोबारा देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये चीज हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कहां हमने फर्स्ट विटनेस किया इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होती है। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, कुछ कोई उसकी फील्ड ही नहीं होगी। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर्स के अंदर जीरो होती है। मतलब एक मैं होलो कंडक्टर ले लूं जो अंदर से खोखला है और उसका पूरा भले सरफेस चार्ज्ड है, तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी, नेगेटिव चार्ज है तो उसके आउटवर्ड अंदर की तरफ आएगी।
उसके सरफेस में, मगर होलो है, खोखला है अंदर से, तो अंदर में कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो होती है। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यदि मैं एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होती है मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोलूं मैं, वो क्या रहती है? हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहती है। कैसे? इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। यदि मान के चलो मैं एक कंडक्टर लेता हूं और ये कंडक्टर को मैं पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूं, तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी? ऐसे नॉर्मल 90 डिग्री। ठीक है, ये जो फील्ड लाइंस में बना रहा हूं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हुआ, कहीं एक पॉइंट पे ज्यादा है, कहीं एक पॉइंट पे कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? हल्की सी, थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी हो जाएगी। जहां पे ज्यादा है उसके कारण वो क्या करेगी? एक दूसरे को रिपेल करेगी। बट एकदम स्ट्रेट रही, और नॉर्मल क्या रहती है? 90 डिग्री रहती है हमेशा कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात करूं। यही नेगेटिव होता तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता। ओके, तो हमेशा कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? उसके सरफेस के नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो जो कंडक्टर का इंटीरियर होता है उसमें कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा चार्ज उसके अंदर में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैक्सिमम चार्ज उसके सरफेस में ही रहता है, अंदर में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रहता कंडक्टर के। ये चीज हम कहां पढ़े? जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम एक स्फीयर को पूरा वॉल्यूम, उसके पूरे वॉल्यूम में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था। बट हमने वहां पे ये चीज देखी थी कि वो क्या था? एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं था, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट था। क्योंकि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में चार्ज कहां आ जाता है? उसके पूरे सरफेस में आ जाता है। तो कंडक्टर के इंटीरियर में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। ये क्या है? 3 प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की। और देखते हैं 2 प्रॉपर्टी। फिर हमारी 4th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। तो यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, ये भी चीज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहता है? सेम मेंटेन रहता है जो उसके सरफेस में रहे। डायग्राम से देखेंगे, यदि मैं एक स्फीयर ले लेता हूं, ये स्फीयर क्या है? पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है ये स्फीयर यूनिफॉर्मली। तो इसके बाहर में जो इसके सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, मतलब क्या? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by R, जो भी चार्ज है वहां पे। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल एक प्रकार का पॉइंट चार्ज का यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, बट यही होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, यदि पूरा उसका सरफेस चार्ज है तो इस केस में देखा जाए तो वो R के साथ वेरी करता है। तो ये कहां से शुरू होगा? उसके सरफेस से शुरू होगा। जितना हम सरफेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? कम होते जाएगा। मगर सरफेस से और इसके अंदर क्या होगा? पूरा वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है पूरा, और जो उसके सरफेस में रहता है वही। इसको हम एक और चीज से कैसे पढ़े हैं? क्या मतलब कहां एक और जगह विटनेस किए हम कि यदि कोई चार्ज को मैं किसी होलो कंडक्टर के अंदर मूव कराता हूं तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये चीज हम कहां देखे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम पढ़ रहे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में यदि मैं किसी चार्ज को मूव करूंगा तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस सरफेस में पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। वैसे ही कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज को मूव करूंगा तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये होलो रहा तो, क्योंकि अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा? पूरा कांस्टेंट रहेगा। एक प्रकार से अंदर में इक्विपोटेंशियल हो जाता है, पूरा सब जगह पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, हैज सेम वैल्यू, वही सेम वैल्यू रहती है जो उसके क्या अंदर में, जो उसके क्या रहती है? सरफेस में जो उसकी वैल्यू रहती है वही सेम रहती है। 5th पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करूं, जो क्या होती है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया मतलब उसके पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसके पर यूनिट एरिया में देखेंगे कितना चार्ज है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बोलते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, मतलब हम क्या बोलेंगे? अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बिल्कुल उसके सरफेस में। कहीं पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके पर मीटर स्क्वायर में ज्यादा है, कहीं पे क्या हो? कम होगी। तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है? 5 प्रॉपर्टीज या हम बोले कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? कंडक्टर्स की। ओके,
आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कंडक्टर्स के अंदर की बारे में बात किए तो जरूर एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि जब भी हमें किसी इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट ना हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, एक कंडक्टर, होलो कंडक्टर के अंदर उसको रख देते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, एक सर्टेन रीजन स्पेस में उसको क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले हम। द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस का मतलब कोई स्पेस में एक पर्टिकुलर रीजन, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब किसी एक्सटर्नल फील्ड से हम एक पर्टिकुलर एरिया, एक रीजन स्पेस में उसको क्या करके रखें, हम प्रोटेक्ट करके रखें। वी नो दैट इनसाइड ए कंडक्टर, हम जानते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये चीज हमको पता है, बहुत बार हम ये चीज विटनेस कर चुके हैं। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सो टू प्रोटेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से उनकी रीडिंग खराब ना हो, so to protect some instruments from external field they are enclosed in hollow conductors। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड से उनको क्या करते हैं, हम होलो कंडक्टर्स के ऊपर क्या करते, होलो कंडक्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, होलो कंडक्टर्स के अंदर। ओके तो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, चार डायग्राम है, कंडक्टर्स की कंडीशन शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या है, ये भी एक कंडक्टर है, इसके अंदर R जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, R स्क्वायर के। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फर्स्ट वाला डायग्राम। सेकंड वाला हम देखें तो ये कंडक्टर है, ये थोड़ा सा एक साइड इसका पॉजिटिवली चार्ज है, अगला साइड उसका नेगेटिवली चार्ज है, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज वहां पे वो शो कर रहा है। अब वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में भी बता रहे हैं कि अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, कैसे डिनोट करते हैं हम उसको, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है, चार्ज एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होता है हमारा। ठीक है, तो Q क्या होगा हमारा, Q होगा। और यदि मैं स्पीयर मान लूं तो स्पीयर का मैं लिख सकता हूं 4 पाई R स्क्वायर। यदि मैं एक स्पीयर मान लूं तो स्पीयर का क्या है, सरफेस एरिया है 4 पाई R स्क्वायर। तो जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। तो ये जो Q की वैल्यू है इसको मैं सिग्मा के टर्म में रखूंगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई और R कट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जब मैं यहाँ पे Q की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, जो सिग्मा जो यहाँ पे है हमारा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, उसकी वैल्यू में यहाँ पे रख दिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे R स्क्वायर। तो सिर्फ क्या बचेगा, सिग्मा बचेगा और एप्सिलॉन जीरो बचेगा। तो वही चीज यहाँ पे वो शो कर रहा है। बट यहां पे वो एक चीज क्या मान रहा है कि एक प्रकार का स्फेरिकल हिस्सा होगा, ऐसा मान रहा है, बट ये दिख नहीं रहा है स्फेरिकल। तो ऐसा लिखने में भी कोई गलती नहीं है, बट ऐसा होगा रिलेशन। बट जब वो कब होगा, जब वो स्फीयर होगा। ओके, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर में चार्ज का टर्म तो आता ही है। तो चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो सिग्मा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। और जब चार्ज नेगेटिव हुआ इस सरफेस में तो सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। वही चीज यहां पे क्या है, शो हो रही है। ओके, अगला देखते हैं। कंडक्टर के अंदर भले वो एक साइड से पॉजिटिव हो, एक साइड से नेगेटिव हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये भी क्या होगी, हमारी जीरो होगी। यहां पे साइन गलत हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी अंदर में क्या होगी, जीरो होगी। ओके, फिर उसके बाद यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो कंडक्टर के अंदर भी वही रहेगा जो उसके V इक्वल टू V0 क्या है, उसके सरफेस में रहेगा। ये सरफेस का शो कर रहा है। तो जो सरफेस में उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा वही कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा। मतलब ये क्या हो गया, जो हम प्रॉपर्टीज देखे उसी को एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा भी इक्वल टू जीरो होगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अंदर में भी जीरो होगी। ओके, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आगे बढ़ते हैं, इंसुलेटर्स के बारे में देखते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं।
इंसुलेटर। ठीक है, तो इसका यदि हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हम अपने घरों में देख सकते हैं। जैसे हमारे घर में थर्मस होता है, कॉफी को गर्म रखने के लिए, कॉफी चाय को हम गर्म रहे कुछ देर तक, बहुत देर तो नहीं रहती, कुछ 2-3 घंटा गर्म रखने के लिए उसको हम थर्मस में पुट करते हैं। थर्मस क्या करता है, उसको इंसुलेट करके रखा रहता है ताकि उससे हीट बाहर ना निकले और हमारी चाय कॉफी क्या रहे, हमेशा गर्म रहे। बट क्या वो हमेशा कर पाता है? नहीं, एक कुछ आवर बाद, 4 घंटे 5 घंटे बाद वो ठंडी हो ही जाती है। तो परफेक्ट इंसुलेटर बनाना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ हद तक यदि वो रोक दे रहा है तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। ओके, तो इंसुलेटर्स आर दी मटेरियल, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल होते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैनॉट फ्लो, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते इंसुलेटर्स के अंदर। इंसुलेटर्स का एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है मगर इंसुलेटर के अंदर फ्लो नहीं करेगा। एग्जांपल जैसे ग्लास पूरा इलेक्ट्रिक करंट को रोक देता है, रबर, वुड एसेट्रा, बहुत सारी चीजें। लकड़ी भी एक प्रकार का इंसुलेटर है, वो क्या कंडक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इंसुलेटर्स एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं करते। इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स ही इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब ये चीज, इसके पहले वाली चीज सबको पता रहती है कि इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जो चीज चार्ज कंडक्ट नहीं करते हैं। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंसुलेटर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ना तो वो पोलराइज होते हैं। इसका मतलब अंदर भले चार्ज फ्लो नहीं होगा मगर उसके सरफेस में चार्ज हल्का सा अनइवन हो सकता है, अंदर नहीं फ्लो होगा, सरफेस में फ्लो हो सकता है। तो वही चीज हम देखेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे ना किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर्स ऑन दी सरफेस, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंसुलेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं सरफेस में। कैसे? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी पॉजिटिव हुई तो क्या होगा, जिस हिस्से में मैं उस कंडक्टर के पास में रखा हूं, वो कंडक्टर के जो इंसुलेटर के पास में रखा हूं, जिस इंसुलेटर के पास में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा हूं, जिस साइड में, उस साइड में क्या आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी। मतलब यदि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रही तो वो इंसुलेटर के सरफेस में क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, और जस्ट यदि दूसरे साइड में देखूं मैं, यदि मेरी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रही तो इंसुलेटर के सरफेस में क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो वही बोल रहा है, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंसुलेटर में अप्लाई करते हैं, इंड्यूस चार्जेस अपीयर ऑन दी सरफेस। ठीक है, कुछ चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस भी हो जाएगा। कैसे? हम देखें चार्जिंग बाय इंडक्शन, कैसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं बिना टच किए। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर का पहला बेसिक टॉपिक हमने पढ़ा है। तो इंड्यूस चार्जेस अपीयर ऑन दी सरफेस ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स मतलब इंसुलेटर। ठीक है, हेंस इट कैन बी सेड दैट, तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स रहते हैं आर दी इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं विच ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स रहते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट तो करते हैं अपने सरफेस से मगर कंडक्ट नहीं करते, अपने अंदर नहीं लेते, ऊपर ही ऊपर वो छोड़ देते हैं मगर अपने अंदर नहीं लेते। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। आप इसी चीज के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में, मतलब इसी टॉपिक में। ओके, तो समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? एक प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं जो कंडक्ट नहीं करेंगे मगर जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने सरफेस से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री चार्जेस और बॉन्ड चार्जेस के ऊपर कि कंडक्शन का मेन रीजन क्या होता है। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस दोनों क्या होता है ये चीज हम देखेंगे इनसाइड ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस क्या होते हैं और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में पहले देखें तो फ्री चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनको बोलते हैं। एक आध दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, अंदर कम इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो वो प्रोटॉन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको पकड़ के रख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बाउंड चार्जेस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। इन मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटल्स के जो कंडक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं। प्रोटॉन तो नहीं मूव करता क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है।
और प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों, हम एकदम बेसिक्स में पढ़े हैं और 11 में भी पढ़ते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स प्रोटॉन के ऊपर लगते रहती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो प्रोटॉन तो नहीं मूव कर सकता क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर शेल में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, चार्ज कैरी करता है। किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से वो ज्यादा हो जाएगा। कोई अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज कर दिया तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये बेसिक चीजें हमने पहले से ही पढ़ के आई है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन ए मेटल द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हर एक एटम में क्या होती है, शेल्स होती है, एनर्जी शेल्स। उन एनर्जी शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो जो आउटर शेल होती है, सबसे दूर वाली शेल, वो क्या होते हैं, उसी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। The outer valence electrons part away from their atoms and are free to move। ठीक है, तो जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं और क्या करते हैं, वो फ्री टू मूव रहते हैं, मतलब वो आराम से मूव करते हैं। These electrons are called free electrons और conducting electrons। ठीक है, तो जो एटम्स में हम देखे हैं कि ये चीज हम आगे जाके तो 12th में पढ़ेंगे ही, बट जनरली आप जानते ही होंगे कि एटम्स की पूरी शेल रहती है, एक एनर्जी लेवल की शेल रहती है। उन सारे शेल में, अलग अलग शेल में एक से दूर रहती है जो शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जो एकदम आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, एस्केप कर जाता है वहां से, और वही क्या करता है, इधर उधर मूव करके कंडक्शन का कारण बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हम उसको बोलते हैं, दूसरा नाम उसका कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। The electrical conductivity of a material depends upon the number of free electrons present in it। तो किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें। जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जिसकी आउटर शेल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर पा रहे हैं, मतलब वो ज्यादा कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे बैड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास प्रेजेंट है, उसके पास कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मटेरियल्स व्हिच हैव हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गुड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। एंड व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जिनके पास कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर, जो अच्छे से कंडक्ट नहीं करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर वो फ्लो नहीं करवा पा रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। When an electron leaves an atom, जब एक, अब क्या होगा, अब हम बाउंड चार्जेस के बारे में देखेंगे, क्या होता है बाउंड चार्जेस। ठीक है, बाउंड चार्जेस, तो जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी एटम को लीव कर देता है, एटम्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, एटम क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यदि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस एटम में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो क्या बन जाएगा, एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स हेल्ड। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन हो जाता है तो उसके अंदर क्या रहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स पोजीशन, जितने इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं वो क्या होते हैं, अब फंस जाते हैं। एंड आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, जो बच गए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, ज्यादा हैवी हो गए, भारी पड़ गए, तो वो उनको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे अपने पास। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन। जो हमने इंसुलेटर्स के बारे में देखा कि कैसे वो अपने सरफेस में क्या कर लेते हैं, अपने सरफेस से इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसफर करते हैं मगर कंडक्ट नहीं करते, उसी के बारे में देखेंगे हम। डाइइलेक्ट्रिक्स मतलब इंसुलेटर्स, एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को पॉजिटिव, मतलब किसी में भी पोल्स फॉर्म करना, मतलब उसका एक हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, एक हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो पोलराइजेशन का यही मतलब होता है कि उसमें पोल्स बनाना। जैसे मैग्नेट में पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इसी को एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, कि उसमें हम
पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, डाइइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स, इंसुलेटिंग जिसको हम बोलते हैं, आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्शन, ऑब्वियसली बात है नहीं कंडक्ट करते इंसुलेटर्स, दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, मतलब उनके पास क्या रहते हैं, बिल्कुल नहीं या बहुत ही कम क्या रहते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसको वो ट्रांसमिट करके क्या करे, कंडक्शन कर पाए, बट नहीं होते उनके पास, इसलिए उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं और डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ओके, इन ए डाइइलेक्ट्रिक्स अंडर एन इफेक्ट किसी एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में, एक डाइइलेक्ट्रिक्स में अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अ नेट डायपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड, तो क्या हो जाता है, एक नेट डायपोल मूवमेंट उसमें इंड्यूस हो जाता है। डायपोल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है डायपोल, नॉर्मल इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करें तो दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो यही बता रहा है कि कैसे डायपोल मूवमेंट वहां पे इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक तरफ पूरे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पूरे एक तरफ हो जा रहे हैं, तो वही बोल रहा है वो, अ नेट डायपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कब, जब मैं किसी डाइइलेक्ट्रिक मतलब किसी इंसुलेटर में मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, तो एक नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा इन किसमें, डाइइलेक्ट्रिक्स में, उसके अंदर, ड्यू टू मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट्स, ड्यू टू मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट के कारण क्या होगा, ए नेट चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज किसी डाइइलेक्ट्रिक्स के सरफेस में क्या हो जाएगा, अपीयर करने लग जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो जिस तरफ वाला उस डाइइलेक्ट्रिक का हिस्सा है उस सरफेस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज इंड्यूस चार्जेस, यही जो चार्जेस इंड्यूस होंगे डाइइलेक्ट्रिक्स में, जिसकी डेंसिटी होगी ऑफ डेंसिटीज माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी। ठीक है, एक तरफ नेगेटिव रहेगा एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इंड्यूस करा रहे हैं तो किसी पॉजिटिव से कराएंगे या किसी नेगेटिव से कराएंगे, तो जो भी होगा उसके अपोजिट पोलैरिटी का उसके सरफेस में चार्ज आ जाएगा। तो एक तरफ क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। प्रोड्यूस्ड, इस पोलैरिटी के कारण क्या होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसी के अंदर प्रोड्यूस्ड ए फील्ड अपोजिंग द एक्सटर्नल फील्ड, तो उसी के अंदर क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक फील्ड जनरेट होगी जो उस फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी। मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, पहले आप थ्योरी से समझिए पूरी बात को। ठीक है, द इंड्यूस्ड फील्ड इज लेसर, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर, उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो गई, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो गए, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो गए। ठीक है, और उसके कारण क्या हो गया, एक नेट डायपोल मूवमेंट जनरेट हुआ। वो जो डायपोल मूवमेंट जो जनरेट होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी जो हम इंड्यूस किए हैं उसके, और ऑब्वियसली बात है उसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंड्यूस किए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो इंड्यूस फील्ड इज लेसर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या रहेगी, वो लेसर रहेगी देन दी एक्सटर्नल फील्ड, जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उससे मैग्नीट्यूड में वो कम रहेगी। सो फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक गेट रिड्यूस्ड, तो जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड रहती है वो रिड्यूस होने लग जाती है, यदि हम अपनी फील्ड बढ़ाएंगे तो वो और रिड्यूस होगी। ओके, ठीक है, तो ये चीज जो पढ़े हम इसको क्या करते हैं, हम डायग्राम में देखते हैं कि कैसे इसको हम डायग्राम में समझ सकते हैं। ओके, तो ये क्या ले रहा हूं मैं, एक डाइइलेक्ट्रिक ले रहा हूं, मतलब एक इंसुलेटर ले रहा हूं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा किसी एक प्लेट से। ठीक है, एक प्लेट से मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल फील्ड इसमें अप्लाई कर रहा हूं। ये प्लेट क्या है, पूरी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इधर पे भी मैं एक प्लेट रखा हूं जो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, ये क्या है, एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कंडक्ट नहीं करेगा। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने के कारण इसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस आने लग जाएंगे और एक तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस इधर, और इधर वाले नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो एक प्रकार का डायपोल जनरेट हुआ यहां पे। ठीक है, डायपोल मूवमेंट जनरेट हुआ। कैसे, अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई किए हैं उसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो डायरेक्शन ऐसा होगा, पॉजिटिव से बाहर निकलता है नेगेटिव में अंदर जाता है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं उसका डायरेक्शन होगा ये। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम डिनोट कर देते हैं E0 से कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, IN इंड्यूस्ड, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसके कारण पोलैरिटी बनने के कारण क्या हो रही है, इसमें इंड्यूस्ड हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, भले डायपोल मूवमेंट इस तरफ हो मगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। ओके, तो ये क्या है हमारा, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये क्या है हमारा, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ओके, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूं वेयर E0 क्या है हमारा, E0 है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई किए, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड between टू प्लेट्स, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण आ रही है, ये दो प्लेट्स के कारण आ रही है। ओके, दूसरा हम देखें क्या, E इंड्यूस हो रहा है, जो हमारे फील्ड के कारण क्या हो जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर इंड्यूस हो जा रहा है, तो वो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइपोल, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर, डाइपोल के अंदर, या हम बोले डाइलेक्ट्रिक बोले यहां पे, ठीक है। एक प्रकार का पोलर मूवमेंट बन रहा है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब क्या होगा यहां पे, एक और क्या होगी हमारी इक्वेशन बनेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे कम होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं और मैं उसका मैग्नीट्यूड देखूं तो वो क्या हो जाएगा, E0 से कम ही रहेगी, माइनस E वेक्टर इंड्यूस, और हम क्या देख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो हमेशा क्या रहेगी, वो कम ही रहेगी, अंदर वाली जो इंड्यूस हो रही है, बाहर वाली हमारी ज्यादा ही रहेगी, तो हमारे कारण ये इंड्यूस हो रही है, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा। यहां पे यदि मैं E की बात करूं तो ये E क्या है हमारा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। E क्या है हमारी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। ओके, तो यहां से हमें क्या समझ में आया, जो चीज हम थ्योरी देखें उसका, कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक्स में, मतलब किसी इंसुलेटर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, लास्ट पॉइंट, नेट डायपोल मूवमेंट, एक नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा, डेवलप हो गई बाय एन एक्सटर्नल फील्ड, किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण एक नेट डायपोल मूवमेंट तो क्या होगा, इसमें डेवलप हो गई, आइदर केस, इन आइदर केस, कौन कौन से केसेस में, वेदर ए पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, कैसे भी केस में होगा, यदि वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ। अब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कि जो नेचुरली डाइलेक्ट्रिक चीज है, जैसे वाटर होता है, वाटर क्या है, एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, ऑलरेडी उसमें कुछ डायपोल मूवमेंट रहता है, कैसे, जो क्या होता है फॉर्मूला उसका, H2O होता है, तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन एटम रहता है, हाइड्रोजन एटम बीच में और दो ऑक्सीजन, H2O, H और 2O, तो दोनों जो ऑक्सीजन रहते हैं वो क्या रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो हाइड्रोजन क्या एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसका नुकसान, मतलब इससे क्या होता है कि वाटर में आप देखेंगे कि
उसके जो एंड पोर्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स का एंड पोर्शन होगा, तो इसके कारण क्या होगा, उसकी कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएगी। कोहेसिव फोर्सेस मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने की क्षमता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल है, एंड में उसका नेगेटिव चार्ज है, तो अगला पार्टिकल का, अगला जो एटम है उसका भी वही चार्ज रहेगा। तो इस कारण क्या होता है कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है। इसका नुकसान बस ये होता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन। ऐसे पोल्स बनने को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में अब देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंडक्टर्स के बारे में देखते हैं कि जब हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो उनके ऊपर कैसा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जब एक मैं कंडक्टर में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो एक्सटर्नल को क्या करती है, पूरा कैंसल आउट कर देती है। देखते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री चार्जेस कैरियर्स मूव। फ्री चार्जेस कैरियर्स मूव मतलब क्या होते हैं, फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ, जो अंदर में कंडक्टर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण, जो इंड्यूस्ड चार्ज इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके कारण वो क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा एक्सटर्नल फील्ड को विद इन दी कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर वो क्या करने लग जाएगा, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो अपोज करने लग जाएगा। दिस हैपेंस अंटिल, कब तक होगा ये, अंटिल इन स्टैटिक सिचुएशन द टू फील्ड कैंसल्स ईच अदर एंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन दी कंडक्टर इज जीरो। तो ये कब तक होगा, जब दोनों, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा कि वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर देगा, पूरा कैंसल आउट कर देगा। डायग्राम में देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, मैंने इसमें फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, एक ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, पूरा सॉलिड कंडक्टर है, हम इसको मान सकते हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो मैं फील्ड अप्लाई कर रहा हूं एक प्लेट से कर रहा हूं, जो प्लेट मेरी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। जैसे अभी हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए देखा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे एक प्लेट होगी जो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर जा रही है। तो इसके कारण क्या होगा, कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करने लग जाएंगे, इस तरफ क्या आ जाएंगे, पूरे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव फील्ड है अट्रैक्शन के कारण, यहाँ पे नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण क्या आ जाएंगे, पूरे पॉजिटिव आ जाएंगे। और जो अंदर की फील्ड होगी कंडक्टर की, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो ये उसका डायरेक्शन होगा कंडक्टर के अंदर की फील्ड का। बट ये फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी कि इसको क्या करेगी, वो कैंसल आउट कर देगी। ये चीज अभी हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में देखा, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हो रही है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जो हम एक्सटर्नल अप्लाई किए हैं उससे, तभी वहां पे हमें एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी। यहां पे क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, अब कोई बोल सकता है कि यहाँ पे हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ई क्या है, वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पे हम वेक्टर सम कर रहे हैं उसका। जब हम दोनों की वैल्यू रखेंगे तो एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेक्टर सम कर रहे हैं इसलिए प्लस साइन लिखा है। ओरिजिनली हम डालेंगे वैल्यू तो माइनस साइन वहां पे लिखेंगे ही हम, एक वैल्यू का, जो जिसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, फील्ड पूरी जीरो हो जाएगी। ये चीज डाइइलेक्ट्रिक्स में हुई या नहीं हुई, उसके अंदर क्या हो रहा था, एक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हो रही थी और उसका रिजल्ट, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो हमारी एक्सटर्नल फील्ड से कम था, तो हमें एक रिजल्टेंट फील्ड मिल रही थी। ओके, तो कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है, हमने डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर देखा, कंडक्टर के अंदर देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे हम डाइइलेक्ट्रिक्स में पढ़ रहे हैं वैसा डायपोल मूवमेंट भी हम लेंगे तो उसके लिए। तो जैसे हम H2O की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो H2O कैसा रहेगा, दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, एक प्रकार का क्या है, वो पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर हमारा क्या है, एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे बना रहता है वो, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम से। ऑक्सीजन क्या रहेगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा, और हाइड्रोजन, दोनों एटम क्या रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, उसके दो एंड में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले मैंने शायद इसकी पोलैरिटी अलग अपोजिट बोल दी होगी, बट ठीक है, ऐसी रहता है। तो हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक बार। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर मतलब उसके अंदर एक परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा, नॉन पोलर के अंदर कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। मतलब क्या होता है नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। पोल्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बनना उसमें चार्ज का, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का बना रहता है वो, तो वैसे ही किसी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक तरफ पूरा पॉजिटिव, एक तरफ पूरा नेगेटिव, तो इसी को हम बोलेंगे पोलर, और इसी को हम बोलते हैं पोलैरिटी कितना हो रहा है वो। तो
इन ए नॉन पोलार मॉलिक्यूल, यदि मैं एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल की बात करूं जो पोलार नहीं है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स, उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर रहता है, टोटल मास सेंटर, और नेगेटिव चार्ज का जो मास सेंटर रहेगा वो क्या करता है, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करके रहता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन्स बीच में रहते हैं तो उनका सेंटर तो वहीं पे होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं तो उनका भी एक मास सेंटर होगा, और यदि वो दोनों कोइंसाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलार मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स हैज नो परमानेंट और इंट्रिंसिक, ठीक है, इसका मतलब होता है नेचुरल, इंट्रिंसिक का मतलब नेचुरल, तो उनमें कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब नेचुरली कोई डायपोल मूवमेंट नहीं रहता उसमें। एग्जांपल क्या है उसका, ऑक्सीजन का ले सकते हैं आप, यदि ऑक्सीजन के दो एटम्स देखें हम O2, और हाइड्रोजन का यदि दो देखें हम H2, तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री हैव नो डायपोल मूवमेंट, तो इनकी सिमेट्री के कारण क्या होता है, इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि इसमें डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। अब देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑन दी अदर हैंड ए पोलर मॉलिक्यूल, ऊपर वाले क्या थे, नॉन पोलर, मतलब जो जिसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। अब देखते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंटली डायपोल मूवमेंट रहता ही है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पोलर मॉलिक्यूल्स इज वन विच इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, मतलब इसमें कोइंसाइड नहीं होता, दोनों का मास सेंटर क्या रहता है, एक डिस्टेंस पे रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक प्रकार का डायपोल बन रहे हो। ठीक है, इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, हम देखें कि डाई इलेक्ट्रिक्स में या यदि पोलर मॉलिक्यूल में, मैं नॉन पोलर में यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अप्लाई करता हूं तो उसमें डायपोल मूवमेंट आ सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, मगर जो पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए ही उनका वैसा रहता है कि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही रहता है कि दोनों सेपरेट रहते हैं, दोनों पॉजिटिव का और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, बिना एक्सटर्नल फील्ड के। सेकेंड पॉइंट, सच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट नेचुरली एग्जिस्ट करता है। एग्जाम एन आयोनिक मॉलिक्यूल सच एज HCl, HCl क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O को देखें तो ये सब क्या है, हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, जिनमें क्या रहेगा, ऑलरेडी परमानेंट डायपोल मूवमेंट रहेगा। डायपोल मतलब उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दूर दूर रहेंगे, मतलब उनका मास सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज क्या होती है, इसके बारे में हम एक बार और पढ़ चुके हैं, किसमें, चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने देखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अब हम उसका एक अलग डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, K से, और एप्सिलॉन R से भी डिनोट किए हैं हम चैप्टर 1 में। देखते हैं क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ reduced value of the electric field on placing the dielectric between the two plates is called dielectric कांस्टेंट। मतलब ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, जो उसमें क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हमने जो स्लैब बनाया था उसमें जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें हम कौन सी फील्ड अप्लाई कर रहे थे, E0 अप्लाई कर रहे थे, और उसके अंदर ई इंड्यूस जनरेट हो रही थी, वो क्या कर रही थी, E0 को कम कर रही थी, तो एक रिजल्टेंट आ रहा था। तो रिजल्टेंट, तो वही बोला, ये क्या होता है, रेशियो होता है स्ट्रेंथ का, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ, जो रिजल्टेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू जो बोल रहा है ना, ये रिड्यूस्ड वैल्यू, इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है, मतलब जो अप्लाई किए फील्ड उससे हम जो उसके अंदर इंड्यूस हो जा रही है, जनरेट हो जा रही है डायपोल मूवमेंट के कारण, उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका क्या होता है, रेशियो होता है। कब, जब हमें किसी डाइलेक्ट्रिक को on placing the dielectric between the two plates is called the dielectric constant of the dielectric medium। दो प्लेट्स के बीच में प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो यही क्या होता है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये तो हम चैप्टर 1 में पहले ही देख चुके हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं, जिसको हम K और एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि चैप्टर 1 में हम क्या चीज पढ़े थे इससे रिलेटेड। ठीक है, देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ही होगा, जैसे वहां पे मीडियम क्या था, हमने एक बीच में स्लैब रखा हुआ था, इज गिवन बाय K इज इक्वल टू ये E0, मतलब ये जो एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई किए हैं वो है, और नीचे वाली E क्या है, रिजल्टेंट फील्ड, जिससे मतलब एक्सटर्नल से हम जो उसके अंदर इंड्यूस हो जा रही है उसको माइनस करके जो रिजल्टेंट आ रहा है वो फील्ड आए। ठीक है,
सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। के की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 मतलब 1 से ज्यादा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। कैसे, क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा ही रहेगी किसके मुकाबले, जो रिजल्टेंट निकल रहा है, मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू बोल रहा है ना, मतलब रिजल्टेंट निकल रहा है, क्योंकि जो अंदर उसके डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू तो एक्सटर्नल से कम ही रहेगी, तो के की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी डाई इलेक्ट्रिक के केस में यदि हम देखेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा है, चैप्टर 1 में हम जब कूलम फोर्स पढ़ रहे थे तो वहां से रिलेटेड हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि जब हम किसी भी नॉर्मल वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी लेते हैं तो एप्सिलॉन 0 ले लेते हैं, जब हम किसी मीडियम में रखते हैं तब हमें क्या यूज करती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज देखते हैं यहां पे, इस अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमें क्या डेफिनेशन मिला कि ये रेशियो होता है किसका, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है किसके साथ, जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है, मतलब जो रिजल्टेंट मिल रही है उसका, वो दोनों का वो रेशियो होता है, 1 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब ये चीजें हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़े थे। सबसे पहले परमिटिविटी क्या होती है, तो इसको देखते हैं। परमिटिविटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की एबिलिटी है किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई बॉडी है, चाहे वो भले इंसुलेटिंग ही क्यों ना हो, तो वो क्या करेगा, अपने सरफेस में स्टोर कर लेगा। तो परमिटिविटी ये होती है। ओके, क्योंकि हम एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, ये चीज मैंने पहले चैप्टर में भी बताई है। इट कैरेक्टराइज द टेंडेंसी, ये क्या करती है, एक टेंडेंसी को कैरेक्टराइज करती है ऑफ द एटॉमिक चार्जेस की इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल। यदि मैं किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करूं, क्या, टू डिस्टॉर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होना, डिस्टॉर्ट होना, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। द लार्जर द टेंडेंसी फॉर चार्ज डिस्टॉर्शन ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पॉजिटिव एक तरफ हो जा रहे हैं, नेगेटिव एक तरफ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी डिस्टॉर्ट होने की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उतना ही लार्जर उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी उसकी परमिटिविटी। जैसे हम नॉर्मल एयर लेते हैं और वैक्यूम लेते हैं जब हम एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, तो ठीक है, तो ये था परमिटिविटी के बारे में। इसके बारे में मैंने चैप्टर 1 में भी आपको बताया। तो वहां पे हम चैप्टर 1 में ऐसे हम निकाल रहे थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी को। ओके, वहां पे हमने क्या देखा था डेफिनेशन एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, कि वो क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम। यदि मैं एक मीडियम में फोर्स देखूं, ठीक है, कूलम, ये क्या है, कूलम फोर्सेस है किसी दो चार्जेस के बीच में, और उसको मैं किसी मीडियम में देख रहा हूं। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा, सिर्फ एप्सिलॉन लिखा गया है, मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज द क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की है। तो जब मैं रेशियो निकालूंगा किसका, मीडियम का, और उस मतलब वैक्यूम में जब फोर्स का और उसी फोर्स का मैं मीडियम में रेशियो निकालूंगा, ये क्या है, दो चार्जेस के बीच की फोर्स है, एक वैक्यूम में एक मीडियम में, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम हजारों बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है फॉर्मूला, सब कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये क्या होगी एब्सोल्यूट, और ये क्या होगी, मीडियम की, मतलब जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी रहती है ये वो होगी। ठीक है, हमारी जो किसकी रहती है, ये हमारा एयर और वैक्यूम की रहती है, ये हमारी उस मीडियम की है। तो इस केस में क्या आता है, यहां पे हमने डिफाइन किया था फिर, जहां पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 क्या होता है हमारा, ER होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यही चीज अभी हमने देखा, जिसको हम K बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये चीज हमने चैप्टर में पढ़ चुकी है, मैं बस आपको रिकैप करा रहा हूं। मतलब K क्या होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ER बोलेंगे, और ये क्या होता है, एक और इसका रेशियो होता है, एब्सोल्यूट मतलब मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का, मतलब दोनों फोर्सेस का। ठीक है, तो यहां से हम किसी मीडियम की भी फोर्स निकाल सकते हैं, के रख के नीचे, बस बाकी सारा फॉर्मूला पूरा सेम है, आप देख सकते हैं, के रख के हम किसी मीडियम की भी फोर्स निकाल सकते हैं। ये चीजें हमने कहां पढ़ी है, चैप्टर 1 में पढ़ी है, किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। बट अभी हमने क्या देखा, नया डेफिनेशन देखा उसका, और ये चीज अभी हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और किसके साथ वो रेशियो है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, मतलब अप्लाइड से इंड्यूस को माइनस करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन क्या होता है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, फिर हम आगे जाके जस्ट कैपेसिटर शुरू कर देंगे। पोलराइजेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड लगा के डायपोल मूवमेंट इंड्यूस करा रहे हैं, दी
induced dipole movement developed per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रही है इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब एक कोई इंसुलेटिंग स्लैब में, ऑन प्लेसिंग इट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जब हम उसको क्या कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। मतलब हम कितना डायपोल मूवमेंट उसमें इंड्यूस करा रहे हैं पर यूनिट उसकी वॉल्यूम है, हर एक वॉल्यूम के सेक्शन में कितना डायपोल हमने मूवमेंट क्या कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। कैसे डेवलप कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फील्ड लगा के डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने देखा डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो हमने अंदर में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी थी, वही चीज वो बोल रहा है। तो डायपोल मूवमेंट जो हम डेवलप कर रहे हैं वो किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी सब सेम चीज ही होती है, यही डेफिनेशन होगा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में उसमें कितना डायपोल मूवमेंट डेवलप्ड हो रहा है किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ P इज दी, अब स्मॉल p है, इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। स्मॉल p हमारा क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। इफ स्मॉल p इज द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट एक्वायर्ड बाय एन एटम, यदि एक कोई एटम क्या कर रहा है, ये डायपोल मूवमेंट एक्वायर कर दे रहा है, इज ऑफ दी बाय एन एटम इज ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक्स, एंड n क्या है हमारा, इज दी नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब एक वॉल्यूम में पर यूनिट, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं, देन पोलराइजेशन इज गिवन बाय, क्या होगा हमारा पोलराइजेशन का फॉर्मूला, कैपिटल P इज इक्वल टू NP। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट वॉल्यूम में, और P क्या होगा, डायपोल मूवमेंट। तो ये रिलेशन होता है हमारा डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। आगे देखते हैं, द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट P acquired by the atoms is found to be directly proportional to the reduced value of the electric field। तो जो हम इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट किसी एक एटम में इंड्यूस कराते हैं ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, मतलब हम जो अप्लाई किए उससे इंड्यूस माइनस करके जो रिजल्टेंट मिल रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, P मतलब डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वो E के। ये E क्या है, हमारे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहां पे बीच में कांस्टेंट क्या आते हैं, अल्फा और एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो तो हम जानते हैं परमिटिविटी भी होती है फ्री स्पेस की। अल्फा कौन सा कांस्टेंट होता है, अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं अल्फा। तो ये क्या है, पोलराइजेशन के क्या है, दो हमारे एक्सप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं ची। ठीक है, उसका आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन कहां पे, ये देखिए, ये इसको हम ची से डिनोट करते हैं, CHI इसको बोलते हैं ची। ठीक है, चाइनीज में वो अलग हो जाता है, चाइनीज में ची तो लोग अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रीक लेटर है ची, इससे हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को। देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। द पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब क्या होगा, वही पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन क्या हमारा, डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यही क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। द पोलराइजेशन डेंसिटी of a dielectric slab is directly proportional to the reduced value of electric field। तो यदि पोलराइजेशन की बात करूं या पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करूं मैं, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड मे बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम कैसे लिखते हैं, P इक्वल टू G एप्सिलॉन जीरो, और ये E क्या है हमारा, जो रिजल्टेंट मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी X है, मतलब ये क्या है, ची का सिंबल है, इसको आप X करके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, किसकी होगी, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की होगी, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये क्या होती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इट इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर
ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। ये क्या डिस्क्राइब करती है? डाइलेक्ट्रिक्स का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। अभी जब किसी डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर को क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, तो अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए क्या होगी? इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे वैक्यूम के लिए देखें तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ची की वैल्यू 0 हो जाती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की। रिलेशनशिप देखिए हम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कैन बी गिवन एज क्या होगा? K इक्वल टू 1 प्लस ची। ये क्या है? इसका रिलेशन है किसके साथ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। ओके, तो ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये क्या बताती है कि मतलब इलेक्ट्रिकली कैसे बिहेव करेगा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हर मटेरियल की क्या होगी? अलग अलग होगी। ये सब चीजों को जब हम यूज करेंगे तो और हमारे लिए क्या होगा? क्लियर होते जाएगी चीजें। ओके, अब हम एक नोट देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि भाई पोलराइजेशन डेंसिटी सारी क्या होती है? सेम चीजें होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। और सिंपली हम इसको क्या बोले? पोलराइजेशन बोले। इज दी वेक्टर फील्ड। क्या है ये? एक प्रकार की वेक्टर फील्ड है जो क्या एक्सप्रेस करती है? दैट एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ परमानेंट और इंड्यूस इलेक्ट्रिक मूवमेंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। एक वेक्टर फील्ड है जो एक्सप्रेस करती है डेंसिटी, एक प्रकार की जो अभी हमने देखा डेंसिटी किसकी? परमानेंट और इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स की। किसमें? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। सेकेंड पॉइंट, पोलराइजेशन डेंसिटी ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ ए मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन डेंसिटी हमें क्या बताती है कि कैसे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा? रिस्पॉन्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि उसमें वैसे ही डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके, एज वेल एज द वे द मटेरियल चेंजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वे बताएगा कि जो मटेरियल क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा? हमें एक रिजल्टेंट मिलेगी, ज्यादा उसके अंदर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ, ज्यादा उसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई, तो वो क्या करेगा? उस रेशियो में रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा हमें, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो देगा। And can be used to calculate the forces that results from those interaction। और हमें क्या मदद करेगा? ये फोर्स कैलकुलेट करने में मदद करेगा जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कोई मटेरियल के बीच में। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज है जिसको हम यूज करेंगे। अब हम एक चीज के बारे में देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि यदि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में मैं एकदम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो वो क्या करेगा? अपनी डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी छोड़ देगा, मतलब वो इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी छोड़ देगा और कंडक्ट करने लग जाएगा। एक लिमिट होती है हर इंसुलेटर की और डाइलेक्ट्रिक्स की कि यदि उसमें मैं एकदम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, मतलब कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर सकता है? विथस्टैंड कर सकता है, सह सकता है, विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन हुए। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा? ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फिर खत्म हो जाएगी। यदि उसमें वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा? एक प्रकार से कंडक्टर जैसा बन जाएगा, बिहेव करने लग जाएगा। यदि एकदम ज्यादा उसमें मैं कर दिया, जैसे बोला जाए इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे हम एयर के लिए बोले, फॉर एयर इट इज अबाउट 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। ये क्या होती है? एयर के लिए वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। यदि इससे ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा एयर में, मतलब नॉर्मल एयर में, तो वो क्या करेगी? अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या करेगी? लीव कर देगी। ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ये क्या होगी? हमें यूज होगी जब हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, उनके बीच का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है? पूरा डाइलेक्ट्रिक रहता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, आगे जाके देखेंगे इसका रिलेशन भी है उसकी स्ट्रेंथ के साथ। तो अब हम देखते हैं कैपेसिटर्स के बारे में कि क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, ये चीज के बारे में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट शुरू करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। फर्स्ट पॉइंट, अ कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर सिस्टम होता है किसका? दो कंडक्टर का। अ कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। मतलब क्या होगा? कैपेसिटर दो कंडक्टर हम यूज करेंगे, दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगा? एक इंसुलेटिंग मीडियम से हम उसको क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा इनके बीच में और दो क्या रहेंगे? कंडक्टर्स रहेंगे। ठीक है, द कंडक्टर्स हैव चार्जेस Q and
माइनस क्यू। जो दो कंडक्टर्स रहेंगे, एक का चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव और दूसरे का क्या रहेगा नेगेटिव, विथ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसका, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। दोनों का हम क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे दोनों के पोटेंशियल का, एक पॉजिटिव वाले प्लेट का और नेगेटिव वाले प्लेट का, और जो उनका रिजल्टेंट रहेगा V, वो क्या रहेगा, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन देम, दोनों प्लेट्स के बीच में, मतलब दोनों कंडक्टर्स के बीच में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर, मतलब यदि उसके बीच के रीजन की बात करूं मैं, कंडक्टर के, ये क्या है हमारे दो कंडक्टर हैं, ये लोग दोनों को मिलके हमारे क्या बन जाएंगे, एक कैपेसिटर बन जाएंगे। तो यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इसके बीच के रीजन की जो सेपरेटेड है बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू। वो क्या होती है, चार्ज के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ऑब्वियसली बात है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q बाई आर। ये Q कौन सा है, जो चार्ज वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, तो ये रिलेशन से भी हमको दिखता है। बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट हो गया दोनों कंडक्टर्स के बीच का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। इसका मतलब ये है कि यदि Q बढ़ेगा, कंडक्टर्स का चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट्स में क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। डबल हुआ कंडक्टर का चार्ज, तो वो भी डबल होने लग जाएगी। The electric field in the region between the conductor is proportional to the charge Q. Charge Q के वो proportional रहेगा। हम नॉर्मल इक्वेशन से भी इसको समझ सकते हैं। Means if charge is double, यदि मतलब किसी कंडक्टर के चार्ज को मैं डबल कर दूंगा, E will also, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड will also be doubled at every point, सारे पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंडक्टर 1। ओके, डायग्राम से देखते हैं हम। कंडक्टर 1 जिसमें क्या है, हमारा Q चार्ज है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा कंडक्टर 2, यही दोनों मिलके क्या बनेंगे, हमारे कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 कैपेसिटर बनेंगे। इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं इसकी सरफेस में क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, विजिबल होगा बिल्कुल। और दूसरे जो कंडक्टर है उसकी सरफेस में क्या है, पूरा नेगेटिवली चार्ज है। इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। ओके, इसका क्या होगा, पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल क्या होगा, V2। हम जानते हैं जो सरफेस में होगा वही क्या होगा, कंडक्टर के अंदर भी होगा। ये चीज हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो इसका पूरे का पोटेंशियल क्या है, V1, इसका पोटेंशियल क्या है, V2। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, पोटेंशियल के बारे में। इफ दी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे हैं V, ठीक है। दोनों का हम क्या ले रहे हैं, एक प्रकार का ओवरऑल निकाल रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वेक्टर सम करके उसका आंसर देख रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज दी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये चीज हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब वर्क डन बाई चार्ज होता है। पोटेंशियल तो यही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन टेकिंग the potential difference V is the work done per unit positive charge in taking a small test charge from conductor 2 to 1 against the field। हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं और एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 तक लेके जा रहे हैं। ये वाला हमारा कंडक्टर 2 है और यहां से 1 लेके जा रहे हैं। टेस्ट चार्ज भी क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो इसीलिए वहां पे बोल रहा है अगेंस्ट द फील्ड, मतलब ये भी पॉजिटिव फील्ड है और यहां से हम यहां तक लेके जा रहे हैं। कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे लेके जा रहे हैं हम, V1 माइनस V2 के, ठीक है। तो यही चीज वो यहां पे बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस V, और वो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, V बोलूं या मैं डेल V बोलूं, ये रिजल्टेंट वाला हो गया, और डेल V मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज होता है, यही हमारा पोटेंशियल होता है। ये चीज तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। V बोलूं ये मतलब रिजल्टेंट वाला, या डेल V बोले तो क्या होता है, वो वर्क डन बाई चार्ज होता है। वही तो बोल रहा है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज। एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 तक लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट। देन V इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। कैसे, अब ये चीज भी हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो तो हमारा प्रोपोर्शनल होगा ही Q के। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, स्क्वायर आता था, ठीक है। यदि प्रीवियसली हमने नहीं लगाया होगा तो आप जान लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है, फोर्स में भी स्क्वायर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होता है, स्क्वायर नहीं आता है। जैसे पहले प्रीवियस रिलेशन लिखा था उसमें वहां पे स्क्वायर नहीं लगाया होगा, फिर भी वो Q के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कंडक्टर के बीच का, वो फिक्स्ड है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि यहां पे भी क्या होगा, ये सारी चीजें तो पूरी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q के प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
पुराने कंसेप्ट से हमें समझ सकते हैं। देन V इज प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब हमारा चार्ज, एंड द रेशियो Q/V इज ए कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है तो हम क्या करेंगे, V के नीचे Q को ले लेंगे तो हमारा प्रोपोर्शनल क्या आएगा, एक मतलब प्रोपोर्शनल है, यदि मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V। जो कांस्टेंट आ रहा है, द कांस्टेंट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो हमें समझ में आया कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस C किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स के शेप, साइज के ऊपर और उनके सेपरेशन पे वो डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, शेप ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, साइज, उनके बीच का सेपरेशन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा क्योंकि आर चेंज होगा दोनों के बीच का। तो ये कैपेसिटर इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, एसआई यूनिट की बात करें हम कैपेसिटेंस की, तो वो क्या होगा, ऊपर चार्ज है तो कूलम और नीचे क्या होगा, वोल्ट्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट आएगी वोल्ट्स। तो इन्हीं दोनों का वो रेशियो होगा। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या होगा, फैरेड। इसको हम क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला देखें हम तो वो ऐसा होगा कि ऊपर कूलम है और नीचे क्या है, हमारा वोल्ट है। तो जो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। इट इज ए डायमेंशनल, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, m-1 l की पावर -2 t की पावर 4 और m a की पावर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका, कैपेसिटेंस का। अब यदि मैं एक फेरेड की बात करूं तो एक फेरेड क्या होगा, 1 कूलम्स बाई 1 वोल्ट, क्योंकि ऊपर में कूलम है और नीचे में वोल्ट है। तो 1 फेरेड की हम बात करें तो ये क्या होगा, 1 कूलम्स बाई 1 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंबल्स देखते हैं। फर्स्ट वाला, अ कैपेसिटर विथ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, मतलब जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, उसको हम कैसे सिंबॉलिकली शो करते हैं, इस साइन से, ऐसे दो ठो प्लेट बना के और उसके पीछे में दो ठो छोटी छोटी लाइंस लगा के। ठीक है, अब यदि कोई कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस वेरी करेगा, हैव अ वेरिएबल कैपेसिटेंस, तो वो कैसे शो होगा, दो डंडी और बीच में क्या होगा, एक एरो का साइन होगा। ये क्या है, दो सिंबल्स है किसके, कैपेसिटेंस के, जब वेरी नहीं करेगा और जब वेरी करेगा। इन प्रैक्टिस फैरेड क्या होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, इज ए वेरी बिग यूनिट। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स आर इट्स सब मल्टीपल्स, मतलब क्या होता है, जैसे हम और चार्जेस के बारे में देखे थे, कूलम क्या होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, हम जनरली छोटा लेते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, फैरेड भी क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम क्या करते हैं, उसके बदले छोटी छोटी यूनिट्स लेते हैं। कहीं कहीं पे आएगा फैरेड, ऐसा नहीं है। जैसे 1 म्यूएफ, 1 म्यूएफ क्या होगा हमारा, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, m मतलब क्या हो जाता है, मिली, म्यू मतलब माइक्रो, जो क्या होता है माइक्रो, 10 टू द पावर -6 फैरेड। ठीक है, 1 नैनोफैरेड, नैनोफैरेड क्या होगा, 10 टू द पावर -9 फैरेड। ठीक है, फिर 1 पीएफ, इसको बोलते हैं हम पीकोफैरेड, 1 पीकोफैरेड, नैनो से भी छोटा होता है पीको। ठीक है, तो वो क्या होगा, 10 टू द पावर -12 फैरेड। ये बाकी ये दोनों चीजों के बारे में तो हम देख चुके हैं। ठीक है, 1 मिली माइक्रोफैरेड और मिली नैनोफैरेड, नैनो कूलम्स का हम बनाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इसका माइक्रो का भी हम बनाए हैं हम। ठीक है, बस पिकोफैरेड हमारे लिए अभी नया आया, जिसका 10 टू द पावर -12 होती है, जो अभी हम फर्स्ट बार देख रहे हैं। ओके, तो अब हम एक क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी कैपेसिटर से रिलेटेड, जिसमें हमें क्या निकालने बोलेगा, कैपेसिटेंस निकालने बोलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। व्हेन 1 × 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, 1 × 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन दी कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अपीयर हो रहा है, 10 वोल्ट्स का। ओके, फाइंड दी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है ऑफ दी टू कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर का क्या निकालने बोल रहा है, हमें कैपेसिटेंस निकालने बोल रहा है, मतलब किसका, कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालने बोल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, गिवन वैल्यूज लिखते हैं।
फर्स्ट क्या दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो ये क्या दिया है, n की वैल्यू दिया है हमें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितना है 1 × 10⁻12। और क्या दिया है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V दिया है हमें कितना 10 वोल्ट्स का। ओके और कुछ दिया है कि नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करके क्या निकाल लेंगे, हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो चीज की जरूरत चाहिए, चार्ज और वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, हमें बस चार्ज निकाल रहा है, n दिया है तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करके निकाल लेंगे क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके तो यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है Q = NE। E क्या होगा हमारा 1.6 × 10⁻19, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 × 10⁻12 इंटू E क्या होगा हमारा 1.6 × 10⁻19, और ये क्या होती है, कूलम्स में होता है उसकी यूनिट। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा मेरा 1.6 है और 1 है तो 1.6 ही आएगा, और 12 है और -19 है तो 1.6 × 10⁻7 कूलम्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, चार्ज आ गया Q। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, क्या होगा हमारा कैपेसिटेंस, C = क्या होगा Q/V, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। Q हमारा कितना निकाल लिए, हम निकाल लिए 1.6 × 10⁻7 और डिवाइड बाय V, हमें कितना दिया है 10 दिया है, तो ये 10 ऊपर चले जाएगा तो एक और -1 हो जाएगा, तो C हमारा कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻8। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्स या फेरेड, फेरेड होगी इसकी यूनिट क्या होगी, फेरेड्स में आएगी। तो ये क्या आ गया हमारा, आ गया हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो इसी के साथ होता है ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।